प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास जोधपुर राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल इत्मीनान से बैठे रहिए और शुरू करते हैं इनकी कुंडली का अध्ययन। जो इन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, जैसे मैं महत्वाकांक्षी हूँ और मेरी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी कि नहीं होगी। कई बार इन्होंने ये भी पूछा है कि मेरे अंदर इतनी महत्वाकांक्षा क्यों है। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था पर उसमें असफल रहा, क्यों असफल रहा, और अब मैं इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी। माता पिता, भाई बहन, दाम्पत्य, परिवार, प्रेम कैसा है। इन सभी विषयों के बारे में अगर आप भी अपनी कुंडली को देखेंगे तो आपको बड़ी सरलता से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसके जन्म के समय पे आकाश के जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि होते हैं वो कुछ न कुछ व्यक्ति को प्रभावित और अपने रश्मियों से उसे कुछ अच्छी चीज़ें देते हैं, कुछ आशीर्वाद, कुछ प्रभाव प्रकोप देते हैं। तो इस हिसाब से व्यक्ति जीवन भर कैसा संतुलन उस ग्रहों के कारण या ग्रहों से अपने जीवन में बना पाता है, कितना असंतुलन उसके जीवन में देखने को मिलेगा, कहाँ पे परेशानी आएगी, कौन सा कालक्रम जो है वो उसको परेशान कर सकता है, और कहाँ उसको लाभ की इच्छा रखनी चाहिए, कहाँ किस क्षेत्र में उसको बेहतरीन सफलता मिल सकती है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन आपकी कुंडली में आपके जन्म के समय पे आकाश के बैठे ग्रह आपके दिमाग को, मन मस्तिष्क को कितना प्रभावित और कैसा कर रहे थे, ये सभी चीज़ों का जो उत्तर मिलता है, श्रेष्ठ उत्तर इन सभी प्रश्नों का आपकी कुंडली के अध्ययन से मिलता है। आइए शुरू करते हैं। जन्म होता है जातक का मार्गशीर्ष माह में। मार्गशीर्ष माह में जन्मे जो लोग होते हैं वो थोड़ी थोड़ी मूर्खता करते हैं। मतलब कई बार वो अपने जो भी उनको निर्णय लेना होता है उसमें वो मूर्खता करते हैं, और कई बार उनमें एक आक्रामकता भी देखने को मिलती है। कार्तिक माह और मार्गशीर्ष में ये थोड़ी थोड़ी मूर्खता दोनों में रहेगी। दक्षिणायन में सूर्य होते हैं कार्तिक माह में, इस कारण से वहाँ पे पापक ग्रहों का बल बढ़ जाता है और सूर्य दक्षिणायन में थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली होगी कि ऐसा नहीं है कि दक्षिणायन में जितने लोग जन्मे होंगे उनमें सूर्य कमज़ोर होगा और वो सफल नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब रहेंगे, पर उत्तरायण में सूर्य ज़्यादा बली होते हैं, दक्षिणायन में थोड़े कम बली होते हैं। और दक्षिणायन में शुभ ग्रह का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। मतलब शनि, मंगल, राहु, केतु आदि जो ग्रह हैं वो बढ़ जाते हैं, उनका एग्रेशन बढ़ जाता है। इस वजह से व्यक्ति कई बार कर्कश और कई बार जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी, स्वार्थी और कई बार कुछ कमज़ोर हरकतें करने वाला, बुद्धि कई बार बुद्धिमानी से प्रस्तुत ना होने वाला, गलत तर्क वितर्क कुतर्क करने वाला, या शठ, मूर्ख, जड़ और बुद्धिमानी से निर्णय न लेने के कारण कई बार बुद्धिहीन सा परिचय देने वाला। ये दो चीज़ें मैं इस वजह से भी बता रहा हूँ क्योंकि जन्म जो हुआ है वो दक्षिणायन में हुआ है और जन्म जो हुआ है वो व्यक्ति का अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। इसके कुछ हालांकि अच्छे पक्ष भी हैं जिस पर मैं आगे चर्चा करूँगा। मंगलवार को जन्मा है जातक, इस कुंडली के लिए मंगल देव 12वें और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और मारक होते हैं। तो मंगल इस कुंडली के प्रधान मारक होंगे भाव के अधिपति के कारण। मतलब 12वें और सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण, लग्नेश शुक्र के मित्र नहीं होने के कारण, मंगल शनि राहु केतु में से शनि से दृष्ट राहु और केतु से प्रभावित होने के कारण इस कुंडली के प्रधान मारक ग्रह मंगल ही प्रधान मारक ग्रह बनेंगे। इसका अर्थ होगा कि जातक की कुंडली में जब कभी भी मंगल की दशा चलेगी तो जातक को भाग्य का सुख कमज़ोर मिले, कम्युनिकेशन कम हो, माता पिता से मतभेद हो, कई बार उच्च शिक्षा बाधित हो, एनर्जी गड़बड़ हो, गलत निर्णय हो, और कई बार पति पत्नी के बीच में भी मतभेद देखने को मिल जाएगा। मारक का अर्थ यही होता है। उसमें भी जब शनि, मंगल, राहु, केतु तीनों एक साथ, चारों ग्रह एक साथ एक्टिव होंगे तो व्यक्ति के मृत्यु का कारण एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटनाएं, नुकसान, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरीके का नुकसान हो सकता है। कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि का जन्म होता है। जरा ध्यान से इसको जब समझेंगे तो पूरा ब्लैक मून, मतलब जब जातक का जन्म हुआ तो उस दिन चंद्रमा या आसमान में बिल्कुल ही शीतल रोशनी नहीं थी। और आश्रित्य चंद्र से बला बलानी ग्रह प्रेक्षंत शुभा शुभानी का सिद्धांत ये कहता है कि जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा बिल्कुल ही अस्पष्ट होते हों तो बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को सफलता, नौकरी, ऊंचा पद, ऊंची प्रतिष्ठा, लगातार धन आने की गति, लगातार मन का एक जैसा रहना, लगातार एक जैसे नियम का पालन करना, और मन जो है वो क्षुब्ध और परेशान, शांत, तर्क वितर्क, ये जो मानसिक पीड़ाएं होती हैं वो व्यक्ति को भुगतनी और भोगनी पड़ती हैं।
तो मेरे कहने का अर्थ है कि हमें इन सभी विषयों पे काम करने की आवश्यकता होगी। हम नियमित दिनचर्या का पालन करें। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, डिप्रेशन, इन सभी चीज़ों को आप अपने जीवन में ना आने दें। और वो इस वजह से नहीं आएंगे, और क्यों नहीं आएंगे, जब आप शिव जी की पूजा करेंगे। अन्यथा अगर आप शिव जी की भक्ति से दूर हैं, है ना, शिव जी की भक्ति से दूर हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगी, और ये पक्के तौर पे करेंगी। यहाँ पे आपको कई बार धन आगमन में दिक्कत होती है, कई बार आपको धन लगातार एक जैसा नहीं आता है, आप लगातार रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, आपका मन एक जैसा नहीं रहता, परिवार के संबंधी, सामाजिक लोग, मित्रता और आपकी दिनचर्या एक जैसी नहीं, वो प्रायः बदल रही है, वो फ्लक्चुएशन में है। कभी वो बहुत टॉप क्लास पे आत्मविश्वास के साथ है, कभी बिल्कुल ही एकदम निचले स्तर पे विराजमान है। तो कहने का अर्थ होता है कि ऐसी सारी मानसिक स्थितियाँ जो व्यक्ति को परेशान करती हैं, वो इस चंद्रमा के कारण ही करती हैं, और इस वजह से व्यक्ति का जो दिनचर्या है वो प्रभावित होता है, उसकी सोच प्रभावित होती रहती है। अनुराधा नक्षत्र, ओम मित्राय नमः। अधिमित्र नाम के देवता अनुराधा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। वैसे तो ये नक्षत्र शनि का है, जिसमें चंद्रमा जब भ्रमण करते हैं तो उनको इसका दोष नहीं लगता, पर सामान्यतः जो जातक अनुराधा नक्षत्र में जन्मे होते हैं उनको कई बार गैस्ट्रिक पेशेंट होते देखा गया है। जातिकाओं को अनियमितता की समस्या देखी जाती है। कई बार व्यक्ति को मूत्राशय से संबंधित बीमारियां होती हैं। नाभि के निचले हिस्से को परेशान होते देखा गया है, और कई बार पेट में कब्जियत की शिकायत भी देखते बनती है। पाइल्स, बवासीर, भकंदर, इस तरीके की समस्या भी ऐसे लोगों को होती है। कई बार उनमें कामुकता बहुत ज़्यादा उत्तेजित होती है। दूसरों के कपटपूर्ण व्यवहार के कारण उनको तकलीफ होता है। दूसरों के प्रगति को देख करके ईर्ष्या होती है। थोड़े से मन से ऐसे स्वच्छ और शुद्ध होने में उनको तकलीफ होती है, या फिर कह सकते हैं कि वो ऐसे होते हैं। ओम मित्राय नमः। और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की जड़ अगर हो सके तो गले में धारण करें, या गुलाब के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करें। शिव जी के मंदिर का नित्य दर्शन करें। बजरंगबली को उनके 12 नामों का उच्चारण प्रत्येक दिन 12 बार करें, और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा आवश्यक रूप से करें। दान देने में उत्साह दिखाएं। व्याभिचार से दूर रहें। व्याभिचार से दूर रहने का अर्थ होगा विवाह हो गया है पर फिर भी किसी दूसरे के संपर्क में है और उसके प्रति कोई गलत बुरा भाव रख रहे हैं, इससे व्यक्ति श्रीहीन होता जाता है, उसके जीवन की प्रगति बाधित होती है। धृति योग, नागकरण, ब्राह्मण वर्ण और देवगण। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के कारण मैं इतनी बात कहूँगा कि जो मैंने नक्षत्र का दोष बताया था, कृष्ण पक्ष के अमावस्या का दोष बताया था, वो देवगण और ब्राह्मण वर्ण के कारण अब सामान्यतः संतुलित होकर के अच्छाई में बदल जाएगा। मतलब प्रभुता है, कृतज्ञता है, दानशीलता है, परोपकार भी है, ज्ञान भी है, धर्म भी है, ज्योतिष में रुचि भी है, दूसरों की सेवा का भाव भी है, त्याग और तपस्या का बल भी है, तपश्चर्या, शुचिता का पालन भी व्यक्ति करने वाला होगा, सात्विक प्रवृत्ति वाला है ब्राह्मण वर्ण के और देवगण के कारण। यहाँ व्यक्ति का दाम्पत्य बड़ा अच्छा होता है, पत्नी शुद्ध मानसिकता की, बेहतरीन और सौभाग्यशाली मिलती है। यह आपकी कुंडली का पंचांग था। इस कुंडली के पंचांग में मैं इतनी बात कहूँगा, कमजोरी है जो कि चंद्रमा के कारण है, थोड़ी कमजोरी मंगलवार भी है। उसके बाद आपकी कुंडली में मंगलवार क्या ही है पर ठीक है सामान्यतः, लेकिन हाँ शनि मंगल का संबंध आपकी कुंडली में बन रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे। मंगल उच्च राशि में, शनि नीच राशि में। शनि का नीच भंग सूर्य कर रहे हैं। मंगल शनि की राशि में, शनि मंगल की राशि में, तो 2 से 3 तरीके से शनि देव का नीच भंग होगा। लेकिन 12वें भाव में गुरु और शनि के कारण वहाँ पे शनि देव का बल बढ़ेगा, जिसके कारण व्यक्ति ऊंचे पद पे प्राप्त होता है, न्यायप्रियता उसके जीवन में बनी रहती है। कभी भी घबराहट होकर के वो निर्णय नहीं लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें। अब मैं आपकी कुंडली में ये बताऊंगा कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में और कितने अंशों पे लग्न, नवांश और दशमांशा में बैठे हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य, जो इस कुंडली के सुख भाव के यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि में, मित्र की राशि में बैठे हैं। उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट उच्च का है। नवांश कुंडली में वो बनते हैं अष्टम भाव के स्वामी, लग्न में बैठे हैं यहाँ 8 नंबर में, यहाँ 10 नंबर में, मतलब 3 घर आगे। और उसके डिस्पोजिटर प्लैनेट जो शनि हैं वो जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं। ये अच्छी बात है। सूर्य बैठे हैं 21 अंश के ज्येष्ठा नक्षत्र में, राहु से दृष्ट हैं और उनके ठीक पीछे एक अच्छा ग्रह शुक्र उनका बल बढ़ाएगा। शुक्र भी सूर्य, बुध और चंद्रमा का बल बढ़ाएंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, ज्ञान, अनुभव, धार्मिकता और वक्त पड़ने पर किसी को पटखनी दे देना,
उसके खिलाफ जाकर के, उसके विरोध में जाकर के उसको हरा देना, इस तरीके का बल सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में देते आएंगे। राहु से प्रभावित होने के कारण, चंद्रमा के साथ बुध के साथ युति के कारण, स्थिर राशि में युति होने के कारण वो युति सामान्यतया सामान्य परिणाम करती हुई नजर आएगी। लेकिन सूर्य के ऊपर राहु के प्रभाव के कारण धन से संबंधित समस्या जब भी व्यक्ति निपटाने चलेगा, जब भी धन कमाने की कोशिश करेगा, तो उसके मार्ग में अवरोध आएंगे और उसकी दिनचर्या के कारण उसको धन कमाने में दिक्कत होगी। मतलब प्रायः असफलता का एक दौर भी देखने को मिलेगा। चंद्रमा होते हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी, वृश्चिक राशि में नीच राशि के बैठे हैं और यहाँ पे उनका नीचभंग नहीं हो रहा, पर इस भाव का स्वामी उच्च का है और नवमांश चक्र में वो चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही बैठ रहे हैं। यहाँ पे वो होते हैं सप्तम भाव के स्वामी, 5 घर आगे। यहाँ भी 8 नंबर में, यहाँ भी 8 नंबर में। उनके ठीक आगे शुक्र बैठे हैं और उन पे मंगल का प्रभाव है। उनके ठीक पीछे राहु सामान्य परिणाम देते हुए नजर आएंगे। लेकिन चंद्रमा चूंकि राशि से वर्गोत्तम होने के कारण, अनुराधा नक्षत्र में बैठने के कारण जातक की कुंडली में बलवान ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होंगे और वर्गोत्तम ग्रह बली होता है। इस सिद्धांत के आधार पर आपकी कुंडली के चंद्रमा आपके कम्युनिकेशन को, आपकी यात्रा को, आपके आत्मविश्वास को जहां कहीं भी कमजोरी मिलेगी उसमें थोड़ा बहुत बल वो देते नजर आएंगे। सूर्य के साथ जब कभी भी चंद्रमा बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति अपने मन स्थिति, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान का संपूर्ण लाभ नहीं ले पाता है। जबकि उसी के साथ बुध जब बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता और इमोशन दोनों ही अनकंट्रोल्ड बिहेवियर के साथ सामने आती है। इतना ही नहीं, उसी चंद्रमा के साथ जब सूर्य एक साथ बैठ जाते हैं तो दाम्पत्य में भी, दिनचर्या में भी, पड़ोसियों के साथ भी, व्यापार में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पड़ेगा। मंगल आपकी कुंडली के लिए सप्तम भाव के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी हैं, उच्च के बैठे हैं, राहु केतु के संपर्क में हैं। इनसे 4 घर आगे गुरु और शनि इस भाव का स्वामी, बहुत अच्छी बात है। जहां बैठे हैं उस भाव के अधिपति के साथ शनि और मंगल का परिवर्तन। लेकिन ये दोनों ही ग्रह केंद्र में जो जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण देंगे। जो भी विषम घटना घटेगी, जो जीवन में अप्रिय हो, वो इसी शनि और मंगल के कारण होगी। मंगल देव बनते हैं 12वें और सप्तम के अधिपति, उच्च के बैठे हैं। इस वजह से दाम्पत्य के बाद मंगल की दशा में लाभ के योग भी बनेंगे, ऐसा नहीं है। और दूसरा, मंगल केतु के साथ व्यक्ति को धार्मिक और भाग्यशाली बनाएंगे। इतना ही नहीं, नवांश चक्र में वो मंगल बैठ रहे हैं वृष राशि में, यहाँ मकर राशि में, यहाँ वृष राशि में पंचम यात्रा कर रहे हैं। तो यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह आदि में लाभ के योग मंगल बनाएंगे। इतना ही नहीं, वो 14 अंश के बैठे हैं और युवावस्था के होंगे, श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं। सामान्य बात है कि नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा नीच का है, लेकिन वर्ग उत्तम है। इस वजह से मंगल को नक्षत्र का बल मिलेगा, लेकिन फिर भी संघर्ष की स्थिति शनि और मंगल के केंद्र के कारण कई बार व्यक्ति 50 से 100 लोगों के बीच में उदाहरण बन जाता है। तो कोई भी निर्णय लेना हो, माता पिता, यात्रा, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, संतान, सामाजिक, इन सभी चीज़ों में बहुत सजग और शांत होकर के बिना जल्दबाजी किए हुए कोई निर्णय लेना है। किसी भी झगड़े में अपने आप को नहीं उतारना है। बहुत ज़्यादा अपने आप को कट्टरता से शांत रखने की आवश्यकता होगी। मंगल देव हैं, ये बैठे तो हर जगह ठीक है। यहाँ भी त्रिकोण में बैठे हैं, यहाँ भी त्रिकोण में बैठे हैं। ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, तो त्रिकोण का ग्रह कोई खराब नहीं होता है। इस पर भी मैंने एक सिद्धांत बताया था। 12वें भाव का स्वामी जब कभी भी 9वें भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति की आमदनी सही जगह पे खर्च होती है। मतलब ये एक अच्छी बात है। बुधदेव आपकी कुंडली के लिए धन भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के वृश्चिक राशि में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं। उनके ठीक पीछे शुक्र बैठे हैं। ये अच्छी बात होगी व्यक्ति की बुध की दशा के लिए। नवांश चक्र में वो जो बुध बैठे हैं वो बैठ रहे हैं कहाँ? कर्क राशि में। यहाँ वृश्चिक में बैठे और यहाँ से 5 घर आगे, 9 घर आगे कर्क राशि में। पर फिर भी जरा ध्यान से देखें तो राहु और केतु के केंद्र में है। इस भाव का स्वामी चंद्रमा नीच का है, तो थोड़ी बहुत कमजोरी, हालांकि फिर भी यहाँ पे शत्रुगत होकर बैठे जरूर हैं। मतलब इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को बुध की दशा में थोड़े बहुत आत्मविश्वास के या कई बार तर्क बल, बुद्धिमानी, निर्णय लेने की क्षमता, बालकपन की स्थिति से बाज आने की आवश्यकता होगी। यहाँ बुधदेव आपकी कुंडली में 1 अंश के बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में। हालांकि भाव से बुधदेव भी वर्गोत्तम हो रहे हैं। यहाँ भी सप्तम भाव में बैठे हैं, यहाँ भी सप्तम भाव में बैठे हैं। यहाँ पे जो स्थिति बनी है, केंद्र में 3 घर बड़े पड़े हैं ग्रह, सूर्य, गुरु और बुध, और तीनों परस्पर सौम्य ग्रह हैं। इस वजह से यहाँ पे दाम्पत्य को एक अच्छा नेचर मिलेगा, सुख शांति, विवाह, धर्म, दृष्टिकोण और घर में एक अच्छा सा माहौल पत्नी बनाने में सहयोगी होंगी।
देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बुध बैठे हैं उसका अधिपति जो नक्षत्र के स्वामी हैं वो नीच के शनि के साथ बैठ करके अपना बल कमजोर कर रहे हैं। 12वें भाव में वो आपका एक तरफ जहां व्यय नियंत्रित कर रहे हैं वहीं कई बार शारीरिक सुखों में कमजोरी भी देने का काम करेंगे। वहां पे गुरु का प्रभाव कमजोर होने के कारण कई बार व्यक्ति अपनी बची बचाई संपत्ति को त्याग देने की स्थिति में चला जाता है या कई बार उसे त्यागना पड़ता है। कई बार आपने संपत्ति इकट्ठा किया, किसी दूसरे ने उस पर दावा ठोंक दिया, तो ऐसा ना हो इस वजह से इस तरीके के किसी भी कार्य को करने से पहले गुरु शनि और बुध की दशा में हमें अपनी पैतृक संपत्ति को बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी और उससे संबंधित किसी भी समस्या को बहुत हल्के में नहीं लेना होगा। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के लिए होते हैं अष्टम के साथ साथ एकादशवें भाव के स्वामी। होते तो ये अच्छे भाव हैं, मतलब अच्छे ग्रह हैं, पर इस कुंडली के लिए पापी ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। मतलब इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति पापी परिणाम देने वाले बनेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे तो नैसर्गिक रूप से गुरु बुध शुक्र और चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, पर सामान्यतः कोई भी ग्रह शुभग और पापक नहीं होता, क्योंकि वो इस बात पे निर्धारित होता है कि वो पापक है या शुभग, कि उसको उस लग्न की कुंडली के लिए कौन सा भाव मिला है और वो उस कुंडली के लिए पापी बन रहा है या शुभ बन रहा है। तो यहाँ वृष लग्न की कुंडली के लिए और तुला लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति सार्वभौमिक रूप से, निश्चित रूप से, नैसर्गिक रूप से शुभग्रह होने के बावजूद यहाँ पे इस लग्न की कुंडली के लिए पापग्रह बनेंगे और व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को वृद्धि, कई बार उसमें एक आलस्य देंगे, कई बार उसमें प्रमाद देंगे, कई बार उससे दूरी देंगे, कई बार उसको विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करने वाला, कई बार माता पिता से मतभेद हो, कई बार पिता के सिद्धांतों का व्यक्ति अवहेलना करने वाला या पालन नहीं करने वाला हो जाता है। तो ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली में गुरु के कारण होगी। कई बार व्यक्ति की गुरुता जो है वो कमज़ोर है, मतलब गंभीरता थोड़ी कम है, उसके पास दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को उसने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत सारी चीज़ों को वो देख रहा है। इस वजह से कई बार उसके सिद्धांतों की अवहेलना वो स्वतः अपने ही हाथों से कर रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि हमें एक अच्छी मैत्री बनानी है। बहुत सारे मित्र हों और बिना काम के हों उसका कोई मतलब नहीं होता। इस वजह से प्रगाढ़ता, प्रचुरता और क्वालिटी, इन सभी चीज़ों के अंतर को स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी कि आप कैसे मित्र बना के बैठे हैं, उनमें क्या क्वालिटी है और वो किस तरीके से आपकी मदद वक्त पड़ने पे कर रहे हैं और वो कितने ईमानदारी आपके संबंधों के साथ रख रहे हैं। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति के कारण कई बार इस तरीके की समस्या ना हो, इसका हमें ध्यान देना होगा। बाकी वो वक्री हैं एक अंश के, उनका काफ़ी कुछ परिणाम एकादशवें भाव की तरफ आएगा। सामान्यतः 60% परिणाम गुरु एकादशवें भाव का करेंगे, जिसके कारण व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है और वो लगभग थोड़े बहुत सिद्धांतों के पूरे होने के कारण पूरा भी होगा, कुछ कुछ बाकी रहेंगे, कुछ कुछ पूरे होंगे। अगर वो नीच के नहीं होते शनि के साथ या वक्री नहीं होते एक अंश के, तो लगभग उसकी सारी महत्वाकांक्षा जितनी भी उसके लक्ष्य के निर्धारण उसने किए हैं वो पूरे हो जाते। लेकिन चूंकि वो ग्रह नीच की राशि के साथ बैठा है, वक्री होकर के दूषित हो रहा है, किसी भी तरीके से अगर देखें तो उसके केंद्र में राहु और केतु का प्रभाव है, मंगल जैसे मारक ग्रह से दृष्ट है, स्वयं भी पापक होते हैं। इस वजह से हमें अपनी महत्वाकांक्षा को बहुत अच्छे तरीके से और अपने लक्ष्य का निर्धारण बहुत सिस्टमेटिकली, वाकपटुता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरे होशो हवास में तय करना होगा, नहीं तो कई बार आपकी ऊर्जा नष्ट होती हुई भी नजर आ रही है। जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति उन्हें देखेगा तो गुरु को बल भी मिलेगा, पर सामान्यतः 12वां भाव है, व्यय को तो नियंत्रित कर रहे हैं, न्यायप्रियता तो है, दार्शनिकता है, पर चिंतन भी जरूर है क्योंकि ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। एकादशवें भाव के स्वामी हैं, विदेशों से धन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई बार अपने जन्म स्थान से व्यक्ति दूर जाकर के भी धन कमाता हुआ नजर आएगा, लेकिन व्यय संतुलित करना होगा, मित्रता संतुलित करनी होगी, लोगों को अच्छे तरीके से जांच परखने के बाद उसके साथ मैत्री में जाने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? देवगुरु बृहस्पति के बाद अगर मैं बात करता हूं आपकी कुंडली में शुक्र देव, तो आपकी कुंडली के लग्न और छठे के स्वामी हैं, नौकरी भाव में बैठे हैं, गुरु और शनि से दृष्ट हैं। जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी शुक्र लग्न और दशम के स्वामी का संबंध बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति स्वभावगत भाग्यशाली होना चाहता है और वो कभी भी किसी भी कोई भी काम में जब हाथ डालना चाहता है तो उससे असफल नहीं होना चाहता है। और यही चीज़ कि लग्नेश के ऊपर जब शनि और गुरु का संबंध बनेगा तो व्यक्ति अपने काम के साथ न्याय करना चाहता है और लगभग वो अपनी अंतिम ऊंचाई को प्राप्त कर करके कई बार चूक सा जाता है, और ये कई बार दशाओं के कारण या शनि के कारण होता है। हालांकि सामान्यतया दशम भाव के स्वामी का संबंध
जब कभी भी गुरु से हो जाए या शनि से हो जाए तो दशमेश तो स्वतः ही शनि है और गुरु के साथ बैठे हैं, लग्नेश स्वतः छठवें भाव में हैं और जरा ध्यान से देखें तो उनके चतुर्थ भाव में मंगल केतु मतलब एनर्जी डालने का काम कर रहे हैं, तो व्यक्ति मेहनत बहुत अच्छा कर रहा है। पर सामान्यतया कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा, एकादशवें भाव के स्वामी का 12वें जाना, दशम भाव के स्वामी का 12वें नीच का जाना, कई बार आपको आपका परिणाम देर से चला करके थका करके मेहनत करने के बाद मिलेगा। इस वजह से लगे रहें। ये आपकी कुंडली के शुक्र हैं, स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, राहु पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। राहु आपकी कुंडली में मेहनती बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। अब ये बात करते हैं शनिदेव की, तो भरणी नक्षत्र के बैठे हैं, वक्री हैं, 17 अंश की अवस्थागत बहुत अच्छी स्थिति और शुक्र से दृष्ट है। नक्षत्र जिसको पकड़ा है शनि ने, उसका अधिपति शनि, नक्षत्र के स्वामी भरणी के शुक्र होते हैं, वो शुक्र उनको देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे व्यक्ति के अंदर कामुकता और कई बार बहुत ज़्यादा किसी विषय पे विचार न करना, जल्दी ही निर्णय दे देना, इस तरीके का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। धन कमाने के लिए बड़ी व्यक्ति को मशक्कत करनी पड़ रही है और कई बार पिता के साथ मतभेद भी देखने को मिल रहा है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी, नेत्रों की समस्या, ये सब 12वें भाव के शनि गुरु और शुक्र के ऊपर जो शनि का प्रभाव है, शुक्र से केंद्र में जो राहु केतु हैं, मंगल से शुक्र में जो आपस में एक दूसरे से केंद्र का संबंध बन रहा है, द्वितीय भाव के स्वामी जो नीच के चंद्रमा के साथ बैठे हैं, 12वें भाव के स्वामी जो मंगल जो है वो राहु केतु के संपर्क में है, 12वें भाव में गुरु शनि बैठे हैं। इस वजह से कई बार आंखों से संबंधित समस्या देखने को मिलती है, गले से संबंधित समस्या कई बार देखने को मिलती है, एड़ी चोटी का दर्द व्यक्ति को परेशान करता है, गैस्ट्रिक पेशेंट होते व्यक्ति को देखा जाता है। ये सब आपकी कुंडली के ग्रह हो गए। मैं थोड़ी देर चर्चा इस बात पर भी कर दूँ कि देवगुरु बृहस्पति लग्न कुंडली में 1 नंबर की राशि में, मंगल बुध तक हमारी बात हो गई थी, बुध वर्गोत्तम थे, देवगुरु बृहस्पति भी वर्गोत्तम है। यहाँ देखिए 1 नंबर में, यहाँ भी 1 नंबर में। शुक्रदेव जो हैं वो जन्म कुंडली में बैठे हैं 7 नंबर में, यहाँ 9 नंबर में। इस वजह से इस कुंडली के लिए वो मेहनत करने का बल देंगे। जबकि शनिदेव आपकी कुंडली में 1 नंबर में और यहाँ शनिदेव बैठे हैं कहाँ, 6 नंबर में। इसका अर्थ होगा कि वो व्यक्ति को कई बार रोग, शत्रुता और जो सोचा है वो कई बार होने में दिक्कत करा दें, ऐसा परिणाम शनिदेव देते नजर आ रहे हैं। अब मैं आपकी कुंडली के दशमांशा चक्र पे एक बार आपका ध्यान लेके आता हूँ। अब दशमांशा चक्र को जरा समझेंगे तो व्यक्ति की कुंडली के दशम स्थान के अधिपति बनते हैं शनिदेव। इस कुंडली के लिए लग्नेश के मित्र होते ही हैं और बैठे हैं कहाँ, 12वें भाव में। परिवर्तन है शनि और मंगल का, लेकिन दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ी होगी, व्यक्ति के कारोबार को चिंताओं से युक्त रखेंगे। जबकि यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं, उच्च के मंगल यहाँ भी हैं। जरा ध्यान से देखें तो दशम भाव से जिस नवम भाव से जिस भाव का संबंध बना दशमांशा चक्र में, वो लग्न का बना। इसका अर्थ है कि ये एक अच्छा सिद्धांत है और ये अच्छा साइन है। उच्च के मंगल द्वितीय भाव में अष्टम भाव के स्वामी जाकर के वापस अष्टम भाव को देख रहे हैं, मतलब व्यक्ति के पास चिंतन भी है। और जन्म कुंडली में गुरु बैठे हैं मेष राशि में, 12वें भाव में बैठे चंद्रमा, शुक्र और केतु को देख रहे हैं। मतलब केतु और गुरु का संबंध, व्यक्ति अनुभवों के साथ अपने सुखों की प्राप्ति कर लेगा, अनुभव भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, दोनों। गुरु की दृष्टि शुक्र पे है जो इस कुंडली के दशम भाव के स्वामी है। मतलब जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह जो शुक्र हैं, जन्म कुंडली के पंचम और दशम भाव के स्वामी, वो 12वें विदेश में बैठे हैं। दशम भाव के स्वामी 12वें विदेश में बैठे हैं, दशम भाव के स्वामी 12वें विदेश में बैठे हैं। ये क्या कहता है कि व्यक्ति अपने सामाजिक छवि को प्राप्त करने के लिए, अपनी सामाजिक स्थिति को मेंटेन और मजबूत करने के लिए जब तक विदेश की यात्रा नहीं करेगा, अपने से दूर नहीं जाएगा, तब तक उसको यश और प्रतिष्ठा नहीं मिले। चतुर्थ स्थान के स्वामी दशम भाव में, जन्म कुंडली से चौथे भाव में बैठे हैं। जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे चतुर्थ स्थान पे राहु केतु का असर है, चतुर्थेश मंगल जा करके जन्म कुंडली के पंचम भाव में। ये ठीक है स्थिति। यहाँ पे हर जगह जन्म कुंडली के दशम भाव का संबंध जब 12वें भाव से बनता हो तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत दूर जाना चाहिए। इस वजह से भी कई बार उसको सफलता मिलने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो घर पर चिपका हुआ है। यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर के 12वें गुरु से दृष्ट, तो व्यक्ति को जो उसका यश प्रतिष्ठा है वो निश्चित रूप से उसको विदेश में मिलेगा या जन्म स्थान से दूर जाने पे मिलेगा। साथ ही साथ धन भाव में जो सूर्य बैठे हैं वो कई बार व्यक्ति की चिंता को बढ़ा रहे हैं, धन से संबंधित चिंताओं को बढ़ाने का काम सूर्य यहाँ कर रहे हैं। और एक बात और है, लग्न के अधिपति भाग्य भाव में बैठे हैं, लग्न के अधिपति भाग्य भाव में बैठे हैं, लग्न के अधिपति स्वग्रही हैं। जरा यहाँ से देखेंगे तो लग्नेश का भाग्य भाव में जाना ये व्यक्ति को भाग्यशाली और कई बार भाग्यवादी भी बना रहा है। हालांकि यहाँ पे जब गुरु केंद्र में नहीं होते या बुध भाग्य भाव के स्वामी होकर के सप्तम में बैठ करके लग्न को नहीं देखते, तो ये कई बार उसमें विस्तृत अध्ययन नहीं हो पाता। व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र है वो उतना
ब्राइट फ्यूचर नहीं दिखाता। लेकिन लग्नेश का भाग्य भाव में जाना, गुरु का केंद्र में होना, बुध का केंद्र में होना, गुरु का प्रभाव चंद्रमा और शुक्र पे पड़ना कहीं ना कहीं दशमांशा चक्र को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। दूसरा, व्यक्ति के पास लगाने के लिए धन भी, अगर मन करे तो आप व्यापार करें, हालांकि नौकरी का योग इस कुंडली में ज़्यादा है। व्यक्ति को कम से कम अभी 2029 तक के बाद भी कह सकते हैं 30 तक अभी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। अगर अनियमितता रहेगी तो कृष्ण पक्ष के अमावस्या चंद्रमा के कारण और उसी अनियमितता के कारण व्यक्ति नौकरी से चूकेगा। नहीं तो वैसे पंचम भाव के, चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, और देखिए सब छठे भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। सूर्य और शुक्र का संबंध कैसा है? द्विद्वादश का है। यहाँ पे मंगल और बुध का संबंध कैसा है? तृतीय एकादशवें का है। दोनों ही शत्रुगत हैं। चतुर्थ और छठवें के स्वामी मंगल और बुध बनते हैं, कैसे हैं? आमने सामने हैं। मंगल तो ठीक है, पर बुध जो थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं। इस वजह से हमें लगातार 75% तक अभी मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। दिमाग में बहुत सारे उलूल जुलूल तर्कों से अपने आप को, उस दिमाग को भरने की कोशिश मत करिए। बेवजह की चीज़ों से अपने आप को शांत रखिए। लगातार चीज़ों को मेमोराइज करिए, लगातार पढ़ने की कोशिश करिए। एनालिटिकल व्यू के साथ पढ़ने की आवश्यकता होगी, कंसंट्रेशन पे काम करने की आवश्यकता है। इतनी सारी चीज़ें। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के केंद्र में जो गुरु, बुध और मंगल बैठे हैं, ये आपको आगे ले जाने वाले बन रहे हैं। अगर मंगल यहाँ उच्च के नहीं होते, मंगल का संबंध जन्म कुंडली में उच्च का, मंगल यहाँ भी जन्म कुंडली में ठीक बैठे हैं, कोई खराब नहीं है। यहाँ पे भी मंगल उच्च के हैं। और ज़रा ध्यान से देखें तो शुक्र भी स्वग्रही हैं, मंगल उच्च के। व्यक्ति पेट्रोलियम के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कर ले, केमिकल के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कर ले, कृषि से संबंधित क्षेत्रों में इंजीनियरिंग कर ले, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस क्षेत्र में सफल हो जाएगा। इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृषि संयंत्रों से संबंधित अगर कोई काम कर ले, पेस्टिसाइड वगैरह से संबंधित अगर कोई काम कर ले, तो निश्चित रूप से व्यक्ति उस क्षेत्र में सफल हो जाएगा। खाद्यान्न विशेष से संबंधित अगर कोई काम कर ले, तो जातक निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। शुभ अंक आपकी कुंडली के लिए 3 और 5 रहेंगे। रंग आपकी कुंडली के लिए सफ़ेद और गेरुआ। मित्रता कन्या और मकर के साथ मीन वालों से हो। कर्क, वृश्चिक और मेष वालों से सावधान रहें। विवाह करना हो तो आपकी कुंडली में तुला राशि तुला लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न और वृष राशि वृष लग्न की जातिकाओं से हो। दाम्पत्य में चूंकि केंद्र में चर प्रकृति की राशि बनी है, इस वजह से पत्नी सौम्य स्वभाव वाली, प्रेम देने वाली, बेहतरीन सुख का निर्धारण करने वाली, संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाली होंगी। विवाह करने की दिशा पूरब हो। विवाह की दशा आपकी कुंडली में हालांकि अभी 2025 के मार्च से आपकी कुंडली में सबसे अच्छी दशा आई है। और पीछे जो दशा चल रही थी वो आपके जीवन की बड़ी कमज़ोर और कन्फ्यूजन से भर देने वाली, मानसिक पीड़ाओं से व्यक्ति को त्रस्त कर देने वाली, सारे काम अंतिम में जा करके बिगाड़ देने वाली दशा चल रही थी। अब शुक्र की दशा चली है। लग्न, लाभ, भाग्य और सुख भाव के स्वामी जब कभी भी एक्टिव होते हैं तो व्यक्ति को उसके मनोवांछित फलों से मिलाने की कोशिश करते हैं और व्यक्ति की सफलता सिद्ध होती है। सामान्यतः अभी इस कुंडली को और भी थोड़ा बहुत इंतजार करना है। 2028 के बाद जैसे शुक्र में सूर्य आएंगे तो लाभ और बढ़ जाएगा। अष्टक वर्ग के आधार पर अगर मैं आपकी कुंडली की चर्चा कर दूं, व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा शांत करने की आवश्यकता है। घबराहट बहुत है। वाणी को और भी ज़्यादा संयमित और शुद्ध बोलने की आवश्यकता है। कड़वा बोल देते हैं आप, जिद्दी या कई बार किसी को अनादर में रख देना या बोल देना, ये बहुत नुकसान करेगा। कम्युनिकेशन को ठीक रखने की आवश्यकता, सौम्य विचारों से युक्त। साथ ही साथ संपत्ति ये जो कुंडली इकट्ठी करेगी, सूर्य उसमें सहायता करेंगे। और माता पिता की आयु भी 100% बहुत अच्छी है, उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, प्रेम, यशस्विता, रिकग्निशन 100% मिलेगी। नौकरी और व्यापार में नौकरी के योग हैं, व्यापार दूसरे नंबर पे, प्राइवेट सेक्टर के भी योग आपकी कुंडली में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ रिसर्च और कंसंट्रेशन पे फोकस करना है, लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है, वो आप नहीं कर रहे। इसके साथ साथ भाग्य का बल, बजरंगबली की पूजा, एनर्जी, सही निर्णय, ये सब आपकी कुंडली के अच्छे और बेहतरीन पक्ष बन रहे हैं। सामाजिकता और सामाजिक छवि विदेशों में जाकर के, जन्म स्थान से दूर जाकर के प्राप्त होगी। घर परिवार से मेल बढ़ा करके रखें, कुटुंबजनों से मतभेद न करें और लोगों की सहायता का बल रखें। किसी को भी धन दे करके, दान करके किसी को बताएं नहीं। किसी से वैर विरोध का भाव आपकी कुंडली के भाग्य को कमज़ोर कर सकता है। बहुत ज़्यादा अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना कई बार आपके दाम्पत्य को कमज़ोर कर सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात कर दूँ तो आपकी रिकग्निशन ठीक है। व्यय आपकी कुंडली में हो सकता है कि गलत
जगह पे हो रहा है, मित्रता गलत लोगों से हो सकती है, सावधान रहने की आवश्यकता है। मारक ग्रहों की चर्चा कर दूंगा तो आपकी कुंडली में गुरु, शनि, मंगल, राहु और केतु ये मारक प्रभावों में होंगे। जन्म कुंडली स्थिर लग्न की है, इस वजह से आपकी कुंडली के लिए सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं सूर्य, बुध, चंद्रमा, वो कई बार आपको सफोकेट भी कर रहे हैं। आत्मविश्वास की कमजोरी, निर्णय लेने की कमजोरी और कई बार चरित्र में, गुण दोषों में कमजोरी देखने को मिलने को दिख रही हैं चीज़ें, इस वजह से वहाँ पे आपको फोकस बढ़ाना होगा। नक्षत्र के आधार पर अगर मैं बात कर देता हूँ तो अनुराधा नक्षत्र में दान करिए और श्रवण, भरणी, अश्विनी, पुष्य, स्वाति और उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी और साथ ही साथ उत्तरा फाल्गुनी, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे हैं। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं आपकी कुंडली की चर्चा कर दूं तो आपकी कुंडली में गुरु, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र लाभ देने के बदले थोड़ी बहुत इरिटेशन देंगे, जबकि शनि, मंगल, राहु, केतु और बुध मानसिक शांति देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपकी कुंडली भाग्यशाली है, धर्म होगा और निश्चित रूप से आप अपने अंक को प्राप्त करने वाले हैं और आपकी प्रतियोगिता बड़े स्केल पे होगी। सफल होने का योग भी लगा है, थोड़ा बहुत घर्षण है, पीछे जो दशा चल रही थी उसने आपको बहुत परेशान किया है। शिक्षकीय योग, किसी को समझाना, अपनी बात को रखना, ये सब अच्छा है। भवन, भूमि, वाहन का सुख आपकी कुंडली में मंगल के साथ शुक्र, बुध और गुरु की दशा में इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। माता पिता के लिए गुरु की दशा का ध्यान रखना होगा और राहु और शनि की दशा में माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ा सकते हैं या परेशानी बढ़ा सकते हैं। संतान से संबंधित परेशानी होगी राहु की दशा में और वैसे आपकी कुंडली में संतति का सुख 100% बहुत अच्छा है। ये बात इतनी है। इस कुंडली में पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, कोई गंभीर बीमारी जो पेट से संबंधित परेशानी को बढ़ा दे, इस वजह से हमें वहां पे विचार करने की आवश्यकता होगी। विशेषतः राहु और केतु के साथ साथ गुरु की दशा में पेट से संबंधित बीमारी कई बार आपको परेशान कर सकती है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।